गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आज 14 अप्रैल के अवसर पे आप सभी लोगों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पिछले वीडियो में हमने फॉर्म्स इन एचटीएमएल देखा था। इस वीडियो में हम लोग फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो फॉर्म एलिमेंट्स क्या रहते हैं? वो एलिमेंट्स रहते हैं जो यूजर से इनपुट कलेक्ट करते हैं और हमें डिस्प्ले करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है फॉर्म एलिमेंट्स में? हम टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे देखें, टेक्स्ट बॉक्स क्या है? इट प्रोवाइड्स एन यूजर इंटरफेस, जहाँ से हम यूजर क्या कर सकता है, इनपुट ले सकता है, डेटा एडिट कर सकता है। और ये यहाँ पे इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? स्ट्रिंग टाइप डेटा। स्ट्रिंग टाइप मतलब जो कैपिटल ए टू जेड ये सब कैरेक्टर्स जो है 0 to 9 कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब स्ट्रिंग टाइप के अंदर आते हैं। तो चलिए आपको और अच्छे से समझाने के लिए चलते हैं वीएस कोड में। वीएस कोड में जाने के बाद हम चलते हैं पब्लिक में जाके एक नई फाइल बनाते हैं। इस फाइल का नाम, क्योंकि ये हमारा 24th वीडियो है, तो मैं लिखूंगा 24-फॉर्म एलिमेंट्स करके फाइल का नाम दे दूंगा। तो यहाँ पे नाम दिया। नाम देने के बाद हम बॉडी में चलते हैं। हम मैं एक सैंपल फॉर्म आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, फॉर्म्स तो बहुत सारे भरे ही होंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ हेडिंग देता हूँ। हेडिंग में कुछ रजिस्टर यूज़र करके देता हूँ, रजिस्टर यूज़र। इसके बाद मैं फॉर्म एलिमेंट लेता हूँ। फॉर्म एलिमेंट के अंदर मैं डेटा लिस्ट लेता हूँ, उसके अंदर मैं डेटा टर्म लेता हूँ। डेटा टर्म में मैं कुछ यूज़र नेम लिखता हूँ और उसके बाद मैं कुछ डेटा डेफिनेशन लिखता हूँ। डेटा डेफिनेशन में मैं फ़िलहाल खाली छोड़ता हूँ। डेटा लिस्ट के बाद हम यहाँ पे एक बटन देंगे, हमने जो भी लिखा है वो सबमिट करने के लिए। तो मैं यहाँ बटन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबमिट करके बटन के अंदर। तो अभी हम फॉर्म एलिमेंट्स के लिए हमारा सिंटैक्स क्या है, मतलब क्या है, यूज़ करते हैं हम इनपुट टाइप। तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे मैं ये सिंटैक्स यूज़ करूँगा इनपुट टाइप, और उसको मैं टेक्स्ट दूंगा। तो यहाँ पे डेटा डेफिनेशन के अंदर मैं एक एलिमेंट बनाता हूँ इनपुट, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ टाइप। टाइप मतलब हमें कौन सा टाइप चाहिए? टेक्स्ट। मैं खाली रख के दिखाता हूँ पहले आप लोगों को कैसा दिखता है। यहाँ मैं जाऊँगा, ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा, तो ये खुल रहा है हमारा। ओपन विथ लाइव सर्वर होने के बाद देखिए, ये अभी यहाँ पे मुझे ये हमने लिखा। अभी मुझे यहाँ पे यूज़र नेम में अपना नाम डालना है, तो वो मैं कहाँ डालूंगा? यहाँ पे कोई जगह तो है नहीं नाम डालने को, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं यूज़ करूँगा इनपुट टाइप का, जहाँ पे हम कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ अपना नाम हम वो सब दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखता हूँ। तो जैसे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये हमारे पास देखिए एक बॉक्स आ गया, जहाँ पे हम अपना यूज़र नेम पूछा तो यूज़र नेम ऐसे करके डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लगेंगे वो हम देखते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो पहला है आईडी, दूसरा नेम और तीसरा क्लास। तो डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन एक मिनट, हाँ, तो डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन शॉर्ट में, इन शॉर्ट बताऊँ तो आईडी क्या है? एक यूनिक रेफरेंस है फॉर्म के लिए पेज के अंदर। नेम भी एक रेफरेंस नेम ही है, लेकिन मल्टीपल फॉर्म्स के लिए हम सेम नेम यूज कर सकते हैं। और क्लास क्या है? सीएसएस के क्लास डिफाइन करते हैं। आप पिछला वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ये हमारे 3 एट्रीब्यूट्स। उसके बाद आता है नोट। नोट क्या लिखा है? एवरी एलिमेंट इन फॉर्म मस्ट हैव अ नेम। इसका क्या मतलब है? तो चलिए यहाँ पे हम यूजर नेम पे गए, यहाँ पे मैं कुछ नाम डालता हूँ। क्या डालूँ? थैनोस ही डालता हूँ। थैनोस डालने के बाद मैं जब सबमिट करता हूँ, सबमिट करने पे यहाँ देखिए हम हमारे क्वेरी स्ट्रिंग में देख सकते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग क्या है? जो सर्च बार में क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी डेटा दिखता है वो हम क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो यूजर नेम डाला कुछ थैनोस करके, लेकिन ये सबमिट नहीं हो रहा है। यहाँ सबमिट पे क्लिक तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा डेटा सबमिट नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो नेम में कुछ लिखता हूँ यूजर आईडी करके ऐसा कुछ नेम लिखता हूँ। और जब नेम लिखने के बाद मैं जब यूज़र नेम करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ यही नाम आ रहा है दिमाग में अभी, थैनोस। तो यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी की जगह मैं नेम ही लिखता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे मैंने नेम ही लिखा और थैनोस ही आ रहा है भाई। हल्क डालता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो अभी यूज़र नेम हल्क दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, जब हम नेम यूज़ नहीं कर रहे थे तब डेटा सबमिट नहीं हो रहा था, लेकिन अभी सबमिट हो रहा है। तो इसलिए नेम डिफाइन करना ज़रूरी है। अभी अगला एट्रीब्यूट क्या है? आईडी नेम क्लास के बाद वैल्यू। वैल्यू क्या करता है? डिफॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले कराता है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। जैसे मान लो यहाँ पे यूज़र को डायरेक्ट सबमिट कर रहा है, कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नहीं यहाँ पे। मैं इसको ये क्वेरी स्ट्रिंग से हटा देता हूँ और यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो कुछ वैल्यू सबमिट नहीं हो रही। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे देनी है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा? सीधा यूज़ करूँगा वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ यही लिखनी है, थैनोस करके। तो देखिए जब भी हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू थैनोस करके आ रही है। इस वैल्यू का हम एडिट वो कर सकते हैं, लेकिन जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये फिर से डिफ़ॉल्ट थैनोस ही आ रहा है।
अभी वैल्यू के बाद आता है, क्या आता है, रीड ओनली। पहले मैं आपको प्लेस होल्डर समझाता हूँ, क्योंकि वैल्यू और प्लेस होल्डर सिमिलर है। तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू हटा देता हूँ और लिखता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या है, ये वाटरमार्क टेक्स्ट डिस्प्ले करता है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। जैसे आपको यूजर को बताना है कि यहाँ पे क्या डालना है, नेम डालना है, तो मैं लिखूंगा ब्रो अपना नाम डाल, यहाँ पे अपना नाम डाल, ऐसे करके मैं कुछ लिखता हूँ। तो और जब मैं इसको देखता हूँ तो ये देखिए प्लेस होल्डर में ये वाटरमार्क टेक्स्ट है, मतलब जैसे हम कुछ यहाँ पे लिखते हैं तो वो टेक्स्ट हट जाता है, लेकिन जब वैल्यू देते हैं हम तो वो टेक्स्ट नहीं हटता। तो यहाँ पे मैं जब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये वाटरमार्क टेक्स्ट आ रहा है। तो ये डिफरेंस है प्लेस होल्डर और वैल्यू में। प्लेस होल्डर में कुछ लिखते हैं तो हट जाता है, लेकिन वैल्यू बाय डिफॉल्ट वहीं पे रहती है। इसके बाद हम अगला एट्रीब्यूट देखते हैं, क्या चीज़ है, वैल्यू के बाद हम देखेंगे रीड ओनली। ये सारे ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जब आप फॉर्म्स वॉर्म्स बनाओगे एचटीएमएल में तो ये सारे के एट्रीब्यूट्स काम आने वाले हैं आपको। तो इसके बाद आता है रीड ओनली। रीड ओनली क्या करता है कि वैल्यू कैन बी चेंज। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू देता हूँ, प्लेस होल्डर रहने देता हूँ अभी। और एक चीज़, वैल्यू और प्लेस होल्डर में जब आप वैल्यू डिफाइन करते हो तो प्लेस होल्डर नहीं दिखता, तो वैल्यू में कुछ जॉन करके लिखता हूँ, तो जॉन ये दिख रहा है। अभी मैं इसको रीड ओनली करूँगा, तो रीड ओनली करने से क्या है, ये हम वैल्यू इसकी चेंज नहीं कर सकते। जब मैं रीड ओनली यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जॉन को मैं अभी एडिट नहीं कर सकता है। देखिए टाइप कीबोर्ड की आवाज़ आ रही होगी, मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। रीड ओनली कई बार फॉर्म्स में यूज़ होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट उनको वही वैल्यू सबमिट करानी है, तो वो रीड ओनली करते हैं कि आप बस देख सकते हो और कुछ कर नहीं सकते उसके साथ। या जैसे आईएफएससी कोड आपने देखा होगा, कभी बैंक्स के फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पे आईएफएससी कोड डायरेक्ट आ जाता है, आप रीड ओनली कर सकते हैं, कोड एडिट नहीं कर पाते। तो इसलिए रीड ओनली यूज़ होता है। रीड ओनली के बाद आता है कौन सा एट्रीब्यूट, रीड ओनली के बाद आता है डिसेबल्ड। जैसे मैं ये, और एक चीज़, रीड ओनली को जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो सबमिट करने पे रीड ओनली पे डाटा सबमिट हो जाता है, लेकिन जब मैं इसको डिसेबल करके देता हूँ तो डिसेबल पे डाटा सबमिट नहीं होता। जैसे मैंने इसको डिसेबल करके दे दिया तो डिसेबल पे देखिए आप यहाँ पे कुछ एडिट ही नहीं कर सकते, और डिसेबल पे मैं सबमिट भी करता हूँ तो यहाँ पे डाटा सबमिट नहीं हो रहा। तो यही डिफरेंस है रीड ओनली और डिसेबल्ड में। इसके बाद आता है क्या, डिसेबल स्पेसिफाइज दैट वैल्यू कैन बी सबमिटेड और मॉडिफाइड। जैसे मैंने बताया था आईएफएससी कोड इसके लिए डिसेबल्ड यूज़ करते हैं। अभी इसके बाद आता है साइज। साइज क्या करता है, जो हमारी टेक्स्ट बॉक्स है, ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी साइज डिफाइन करता है। तो यहाँ पे मैं ये डिसेबल्ड को हटा देता हूँ फिलहाल, और कुछ साइज लिखता हूँ। साइज मैंने यहाँ पे कुछ 10 लिखी। तो जब मैं 10 लिखता हूँ तो ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स की साइज कम हो गई। फिलहाल मैं हटा देता हूँ। देखिए ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स की साइज विड्थ है, मैं कितनी रहती है बाय डिफॉल्ट 20 भी लिखूंगा तो कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं कुछ 18 लिखता हूँ तो थोड़ा चेंज देखोगे आप। तो मैं 10 लिखता हूँ तो ये देखिए, फिर इसको मैं कुछ 4 लिखता हूँ। ये जो साइज़ है ये विड्थ है, ना कि इसके अंदर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। इसके वैल्यू के इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, कितनी भी। तो जो साइज़ है वो टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ डिफाइन करता है, ना कि उसकी वैल्यू। तो साइज़ के बाद हम चलते हैं कहाँ, मिन लेंथ पे। मिन लेंथ और मैक्स लेंथ। मिन लेंथ क्या करता है, इट वैलिडेट्स द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर, और मैक्स लेंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना डाल सकते हैं हम स्ट्रिंग में वो दिखाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी साइज तो 4 रखी, यहाँ पे मैं मिन लेंथ लिखता हूँ, एक काम करता हूँ एंटर मारता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। यहाँ पे मैं मिन लेंथ लिखता हूँ कुछ, मिन लेंथ लिखता हूँ मैं 4। अगर मैं मिन लेंथ 4 लिखता हूँ तो अभी देखिए यहाँ पे मैं, मुझे कुछ वैल्यू देने हैं, जैसे 2552 यूज़र नेम ही है ना, तो जैसे कुछ 4 नंबर थैनोस ही लिखता हूँ। THA लिख के मैंने सबमिट कर दिया। मैंने यहाँ पे 4 नहीं 3 ही डिजिट दिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये अलर्ट आ रहा है, क्या आ रहा है कि प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 4 कैरेक्टर्स और मोर, क्योंकि हमने 4 डिफाइन किए कैरेक्टर्स, इसलिए जैसे मैं अभी 4 कैरेक्टर लिखता हूँ तो ये हमारा डेटा यहाँ पे देखिए सबमिट हो जाता है। तो मिन लेंथ का ये यूज़ है। लेकिन जब मैं मैक्स लेंथ यूज़ करता हूँ, जैसे मैं कुछ मैक्स लेंथ लिखा, कुछ 6 नहीं 7 देता हूँ। मैक्स लेंथ में 7 देता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ स्टार स्टार लॉर्ड नहीं कुछ और लिखता हूँ। जैसे मान लो थैनोस ही लिखता हूँ, थैनोस के कितने 6 डिजिट है। और ये देखिए यहाँ पे मेरा रिस्ट्रिक्ट हो गया, मैं थोड़ी इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ। साइज़ में इसकी 10 रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू भी हटा ही देता हूँ, बार बार आपको बीच में आ रही है रास्ते के। यहाँ पे मैं कुछ थैनोस लिखता हूँ, और कुछ 1 2 3 लिखना है मेरे को। तो यहाँ पे देखिए मैंने 7 ही लिमिट रखा है, तो 7 से ज़्यादा मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो ये अलाउ नहीं कर रहा। तो ये क्या कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है मैं मैक्स लेंथ के लिए। अभी इसके बाद आता है प्लेस होल्डर, तो हमने देख लिया। अभी प्लेस होल्डर के बाद आता है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस कब यूज़ करते हैं,
जैसे मान लो आपने कभी फॉर्म भरते हो कुछ पेज खोला और पेज खोल के गलती से आपका कर्सर इधर ही रह गया, अभी आप कुछ टाइप करने जा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, सीधा यूआरएल में टाइप हो रहा है, तो वो कभी कभी आपको दिक्कत देता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे यूआरएल हट गया, तो हम इसको ऑटो फोकस पे रखेंगे। ऑटो फोकस पे रखने पे क्या होगा, ऑटो फोकस, जैसे ही हम ऑटो फोकस पे रखते हैं तो जैसे ये पेज रिफ्रेश हो जाता है तो जो कर्सर है हमारा सीधा जिस एलिमेंट को हमने ऑटो फोकस दिया है उस एलिमेंट पे ही ब्लिंक करने लगता है। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे ऑटो फोकस हो रहा है, यहाँ पे कुछ लिख के सबमिट कर रहा हूँ, फिर से ये पेज रिफ्रेश हो रहा है और कर्सर हमारा यहीं पे ब्लिंक हो रहा है। तो यही यूज है ऑटो फोकस का। ऑटो फोकस के बाद आता है क्या, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड किस लिए यूज करते हैं, टू सेट रिक्वायर्ड फील्ड्स। हम हमें कोई चीज मान लो आप यूजर आईडी दे रहे हो, कोई फॉर्म भर रहे हो और वहाँ पे यूजर आईडी तो मस्ट है, रिक्वायर्ड है, तो कभी कभी बिना यूजर आईडी दिए कुछ लोग सबमिट करने का ट्राई करेंगे, तो वो ना हो के हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर्ड देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं रिक्वायर्ड देता हूँ एट्रीब्यूट, तो क्या होगा कि मैं अभी डायरेक्ट सबमिट नहीं कर सकता, जैसे सबमिट करता हूँ तो क्या बोल रहा है ये, भाई ये हट रहा है, जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ तो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ऐसे कुछ तो रिक्वायर्ड करके आ रहा है। अभी मैं जैसे ही कुछ लिख के सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने मिनिमम कैरेक्टर्स डाले थे, अभी सबमिट हो रहा है। ये मिन लेंथ और मैक्स लेंथ हटा देता हूँ, अभी बिना कुछ डाले सबमिट कर रहा हूँ, तो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड ऐसा करके कुछ ये आ रहा है, इसलिए हम रिक्वायर्ड यूज करते हैं। रिक्वायर्ड के बाद आता है अगला एट्रीब्यूट लिस्ट। लिस्ट क्या करता है, जो इट डिफाइंस अ डेटा लिस्ट टू डिस्प्ले, जो डेटा में डिफाइन करना है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी आप कुछ सर्च कर रहे हो और सर्च करते करते कुछ यहाँ पे सजेशन आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो, तो ये देखिए प्रिंट ये सब सजेशन अपने आप आ रहे हैं, तो वो किसकी वजह से आ रहे हैं, लिस्ट की वजह से आ रहे हैं। तो डेटा लिस्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, यूजिंग डेटा लिस्ट एलिमेंट। और हर डेटा लिस्ट, ये वाला जो डेटा लिस्ट है वो हमने अभी जो डीएल यूज किया वो अलग है और ये अलग है। ये डेटा लिस्ट फॉर्म के अंदर रहता है, ये डेटा लिस्ट फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर रहता है। और हर डेटा लिस्ट के अंदर कौन से क्या रहता है एलिमेंट, ऑप्शन करके। जैसे एग्जांपल ये सिंटैक्स है इनपुट, ये एग्जांपल से समझाता हूँ। तो वापस वीएस कोड पे चलते हैं, वीएस कोड में जाने के बाद यहाँ पे कुछ नई फाइल बनाता हूँ मैं, और एक 24 क्या फॉर्म एलिमेंट्स लिस्ट करके, लिस्ट डॉट एच टी एम एल करके नई फाइल बनाता हूँ, और यहाँ पे हम डेटा लिस्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बॉडी में गया, या कट कर, तो बॉडी में जाके मैंने कुछ H1 हेडिंग दिया, वहाँ पे मैंने कुछ गूगल दिया। गूगल के बाद मैं कुछ इनपुट देता हूँ। पहले मैं बॉडी अलाइन सेंटर रखता हूँ, हमें ये सारी चीज़ें सेंटर में दिखानी। तो मैं क्या करूँगा, बॉडी अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, लिखा H1 गूगल। गूगल के बाद मैं क्या कुछ इनपुट टाइप देता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल्स सॉरी टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। इसके बाद साइज़ कुछ हम देते हैं, मान लो मैंने साइज़ दी 40, साइज़ इक्वल्स टू 40। साइज़ के बाद मैं कुछ नेम देता हूँ, नेम देता हूँ गूगल सर्च करके, क्योंकि हमने देखा था कि नेम दिए बिना हमारा डेटा सबमिट होगा नहीं। तो गूगल सर्च करके दिया नेम। इसके बाद इनपुट के नीचे मैं क्या लिखता हूँ, डेटा लिस्ट लिखता हूँ, मैं डेटा लिस्ट लिखूंगा। डेटा लिस्ट के अंदर हम क्या एलिमेंट यूज़ करेंगे, ऑप्शन करके। ऑप्शन के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ HTML ट्यूटोरियल, HTML ट्यूटोरियल। फिर अगले ऑप्शन में मैं कुछ लिखता हूँ, अगले ऑप्शन में मैं लिखता हूँ HTML एग्जाम्पल्स। ये बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से आइडिया आ जाए कि क्या है लिस्ट। फिर अगले इसमें क्या लिखूंगा, ऑप्शन के बाद CSS ट्यूटोरियल, CSS ट्यूटोरियल। फिर अगले ऑप्शन में मैं कुछ जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल और कुछ जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट करके लिखता हूँ। ऑप्शन जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट करके मैंने कुछ तो लिखा, और इसको हम जाते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर से करते हैं। तो ये देखिए गूगल का, इसके अंदर ये क्या है, मैं प्लेस होल्डर नेम गूगल रखता हूँ और प्लेस होल्डर गूगल सर्च रखता हूँ। प्लेस होल्डर देखा था जो वाटरमार्क डिस्प्ले करता है, हमें वाटरमार्क टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। तो गूगल सर्च लिखूंगा, तो यहाँ पे देखिए ऐसे हमारा प्लेस होल्डर। और यहाँ पे मैं कुछ बटन भी लिखता हूँ, डेटा लिस्ट के नीचे में बटन भी रखता हूँ पैराग्राफ के अंदर। यहाँ पे मैं कुछ बटन रखता हूँ, बटन क्या है, सर्च करके बटन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे गूगल सर्च लिखता हूँ। ये मैंने ऐसे बटन बना दिया। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, गूगल का फॉर्म है। तो अभी जब आप यहाँ पे लिखते हो कुछ, तो यहाँ पे लिखने पे कभी आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ सजेशंस आते हैं। तो सजेशन कैसे आते हैं, इस ऑप्शन की मदद से।
लेकिन अभी हमारे पास आ नहीं रहे जब मैं अंदर क्लिक कर रहा हूँ। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैंने इसको आईडी नहीं दी है। डेटा लिस्ट को हम क्या करेंगे, एक आईडी देंगे। मैं कुछ तो आईडी देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू क्या, टर्म्स करके कुछ, डेटा लिस्ट को देता हूँ आईडी, और यही टर्म्स हम यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट, जो हमने देखा था अभी लिस्ट एलिमेंट, उसके थ्रू एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिस्ट को भी टर्म्स लिखता हूँ। तो अभी टर्म्स लिखने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, और अभी मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो HTML ट्यूटोरियल यहाँ पे ये ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। आप या फिर आप जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल लिखते हो, तो यहाँ पे देखिए जो ट्यूटोरियल है वो अपने आप फिल्टर करके दिखा रहा है हमें ट्यूटोरियल। या मैं सिर्फ जावा स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो ये देखिए मैं लिखता हूँ तो ये अपने आप सर्च करके दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लिस्ट एलिमेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि ये ड्रॉप डाउन नहीं है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। ड्रॉप डाउन में क्या है, हम एडिट वेडिट कुछ नहीं कर सकते, सीधा जो दिखता है उसमें से हमें सर्च करना पड़ता है। हम अपनी मर्जी का कुछ लिख नहीं सकते ड्रॉप डाउन में, लेकिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यही था हमारा क्या, किधर गया वो, ठीक है। तो यही था हमारा लिस्ट एट्रीब्यूट। और एक एट्रीब्यूट है पैटर्न करके, वो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि पैटर्न सीखने के लिए पूरा एक वीडियो लगेगा। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसमें रेगेक्स आते हैं, पैटर्न कैसे कैसे यूज़ होते हैं, वो सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।